जब तान्या देखती है कि कोई उसके करीब आ रहा है तो वह बेहोशी की हालत में ही उसके चेहरे को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का उसके और करीब आ जाता है और उसके होठों पर अपने होंठ टिका देता है। वह उसे बहुत डीपली किस कर रहा था। तान्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो वह उसके दोनों हाथ को पकड़कर बेड पर प्रेस करता है। वह लड़का उसके होठों पर लगातार काट रहा था। तान्या को बहुत तेज दर्द होता है तो वह पूरी तरीके से होश में आती है और वह उस लड़के को देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, कनिष्क, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंजेक्शन लगाने की? कनिष्क उसके अलग होता है और उसके गालों को चलाते हुए कहता है, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए लाया हूँ तुम्हें। तान्या उसे धक्का देती है और कहती है, अवनी कहाँ है? मैंने देखा है उसे भी कोई लोग उठाकर लेकर जा रहे थे। कनिष्क कहता है, मुझे क्या पता, अवनी जाने और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जाने। तुम मुझ पर ध्यान दो ना। तान्या उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मिल गया तुम्हें मेरा अटेंशन, अब छोड़ो मुझे। कनिष्क, जिसका गाल एक तरफ झुक चुका था, वह अपने गाल को से लाता है और उसकी तरफ देखकर उसका पास आता है। तुमने आज से पहले मेरे साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और जहाँ तक बात है यहाँ से चले जाने की, तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मेरी मर्जी ना हो। तान्या उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, और तुम्हारी मर्जी कब होगी? कनिष्क बेड पर लेटते हुए हो कहता, कुछ दिन अच्छे से रहो मेरे साथ, बातें करो, झगड़ा करो, परेशान करो, हो सके तो मुझे चोट पहुंचाओ, फिर चले जाना। अभी तो तुम्हारे दोस्त लोग काफ़ी समय तक रहने वाले हैं और अगर वो लोग चले भी गए तो मेरे साथ चले जाना। तान्या उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, कनिष्क चौधरी, मेरे दिमाग की माँ बहन मत करो, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी शक्ल मुझे हमेशा रोने पर ही मजबूर कर देती है और मैं रोना नहीं चाहती, इसलिए जाने दो मुझे। कनिष्क अपने कॉलर को छुड़ाता है और उसे ढकेल कर उसके ऊपर आते हुए कहता है, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ? कह रहा हूँ ना, चले जाना, बस कुछ दिन मेरे साथ रह जाओ ना। तान्या उसे दूर खुद से करते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे। कनिष्क उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, रात होने वाली है, तुम्हारे लिए डिनर लेकर आता हूँ, चिंता मत करो, ये बहुत दूर है, तुम्हारे दोस्त मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये कहकर वह उस कमरे से बाहर चला जाता है। तान्या आसपास देखती है। उस कमरे में सिर्फ एक बालकनी थी जहाँ से ठंडी हवाएं अंदर की ओर आ रही थीं। तान्या खड़ी होती है और उस तरफ चली जाती है। वह बाहर का नज़ारा देखकर हैरान सी हो जाती है, क्योंकि वह जगह समुद्र और गार्डन के बीच में बना हुआ था और बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। वह अपनी बाहें फैलाकर एक लंबी सांस लेती है। तभी पीछे से कनिष्क आते हुए कहता है, चलो डिनर कर लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। तान्या तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, थोड़ा सा जहर भी मिला देते
ताकि तुम जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा मैं मर ही जाती। उसकी बात सुनकर कनिष्क हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मरेंगे ना, साथ में मरेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जी लेते हैं। कहकर वह उसे कंधे से पकड़कर वहीं बालकनी में लगे कॉफी टेबल पर बैठा देता है और डिनर लाकर उसके सामने रख देता है। तान्या अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है तो कनिष्क चम्मच में खाने का निवाला लेते हुए उसकी ओर बढ़ा देता है और कहता है, अपना मुंह खोलो। तान्या अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती है तो कनिष्क कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए, इसलिए चुपचाप अपना मुंह खोलो। उसकी बात सुनकर तान्या गुस्से से उसकी तरफ देखती है और अपना मुंह खोल लेती है। कनिष्क मुस्कुराकर उसे खाना खिला देता है। इधर रिजॉर्ट में सभी लोग परेशान बैठे थे, लेकिन वेद चुपचाप अपने कमरे था। आनी उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम तान्या को नहीं खोज सकते? वेद उसकी तरफ नॉर्मली देख कर कहता है, मैं उसे नहीं खोज पा रहा हूँ। मैंने पुलिस को भी कंप्लेन कर दिया है, बहुत ही जल्दी वह मिल जाएगी। परेशान मत हो, वह बिल्कुल ही ठीक होगी। आनी रोते हुए कहती है, उसे मैंने अपने भरोसे लेकर आया था, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके मॉम डैड मुझे दोषी करार देंगे कि मैंने उनकी बेटी का ख्याल ही नहीं रखा। प्लीज़ वेद, उसे कहीं से खोज कर ले आओ ना। वेद उसे शांत कराते हुए कहता है, रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से फिलहाल के लिए वह वापस नहीं आएगी। जाओ डिनर कर लो, मैं आता हूँ। यह कहकर उसके आंसू साफ करता है और वह उसे भेज देता। वह अपना फ़ोन निकालकर तेजा को कॉल करके कहता है, तेजा, गोवा में हमारे जितने लोग हैं उन सब से कहो कि एक लड़की है, उसे खोजना है, मैं तुम्हें उसका फ़ोटो भेज रहा हूँ। उसकी बात सुनकर तेजा यह सर कहकर कॉल को कट कर देता हूँ। वेद अपने कमरे में बालकनी में खड़ा होते हुए कहता है, मुझे लगता है वह लोग आपस में आ रहे हैं, कहीं उनका ही तो हाथ नहीं है तान्या को किडनैप करने में। अगर ऐसा हुआ तो तान्या बहुत बड़े खतरे में है। उसके चेहरे पर आज परेशानी साफ नजर आ रही थी और उसे काफ़ी पसीना भी आ रहा था। शौर्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? जिस लड़की से तू हमेशा चिढ़ता है आज उसके लिए परेशान हो रहा है। वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, चिढ़ना अलग है और हमारे कारण वह लड़की खतरे में आ रही है, जो कि हमारे कौम के लिए सही नहीं है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी कौम की परवाह है। अगर उसे कुछ हो गया तो बदनामी हमारी होगी। पापा को फ़ोन करो और उन्हें खबर दो कि तान्या किडनैप हो चुकी है। शौर्य जल्दी में हाँ में सिर हिलाता है और रहान को कॉल करता है। इधर दूसरी तरफ कैंपिंग प्लेस के काफ़ी दूर घना जंगल फैला हुआ था, जहाँ पर एक ट्री हाउस बना हुआ था। वहाँ पर एक लड़का जिसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, वह आईने के सामने खड़ा अपने चेहरे को ही घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे थे। वह उस आईने पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है और अपनी कोड आवाज़ में कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाएं वह
अस्तित्व चक्रवर्ती को पसंद नहीं, और अब मैं तो तुम मेरी जुनून बन चुकी हूँ। तभी पीछे से गुत आते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ पर अचानक इतने सारे भेड़िए कैसे आ गए। और वह लड़का था कौन? उसे देखकर लगता नहीं था कि वह कोई नॉर्मल इंसान है। कहीं तुम्हारे जैसा तो नहीं? अचानक गुद के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व ने उसकी गर्दन कस के पकड़ रखी थी। अस्तित्व अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, मुझे इससे खतरनाक कोई हो भी नहीं सकता, और मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। कहकर वो एक सफ़ेद कलर के टाइगर में बदल जाते हैं। गुत जब अस्तित्व को देखता है तो वह डर जाता है और जल्दी से कहता है, हाँ, आप सबसे ताकतवर हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। अस्तित्व उसकी तरफ देखता है और वापस अपने ह्यूमंस राइट में आकर उसकी तरफ घूरता है और कहता है, मियाँ मिट्टू बनना बंद करो और जाओ देखो बाकी के हमारे साथी कैसे हैं। गुद जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और फिर वह वहाँ से भाग जाता है। अस्तित्व बाहर देखते हुए कहता है, दागों से भरकर दाग आया है उस जहाँ को काले रंग में छुपा पाया है। यह राज मैंने तुमसे छुपाई है, इसकी चुकानी मुझे बहुत बड़ी भरपाई है। कहकर वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों के सामने ओनी का डरा हुआ चेहरा और जो वह बेद के जाकर गले लगी थी उसका चेहरा नजर आने लगता है। वह अपनी आंखें खोलता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम मेरा जुनून हो और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। कहकर वह अपने सामने रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और अपना सिर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रिजॉर्ट ओनी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसने खाना नहीं खाया था। बेद उसके लिए प्लेट में खाना लेकर आता है और फिर कहता है, चुपचाप खाना खा लो, क्योंकि तुम्हारा खाना ना खाने से तान्या फिलहाल के लिए वापस नहीं आ रही है। अचानक ओनी कहती है, कनिष्क। वेद अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, उससे तुम्हें क्या मतलब? ओनी कहती है, मैंने कनिष्क को देखा था। उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है लेकिन कहता कुछ नहीं है। तो ओनी कहती है, जिस दिन हम लोग गोवा आ रहे थे उस दिन मैंने उस एरोप्लेन में तान्या के सीट के लिए लड़ाई करते देखा था। और एक और बात जो मैंने तुमसे छुपाई है। वेद उसकी तरफ अपनी आंखों को छोटी करके और बुरी तरीके से घूरते हुए कहता है, और क्या छुपाया है तुमने? ओनी कहती है, यही कि तान्या और कनिष्क गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं, लेकिन तान्या ने अपने परिवार के चलते उनसे ब्रेकअप कर लिया था। इसलिए कनिष्क काफ़ी गुस्से में था। उस दिन कॉलेज में वह लाइब्रेरी में तान्या के साथ बदतमीजी कर रहा था जिस दिन तुम न्यूयॉर्क के लिए निकले थे। और उस दिन कनिष्क और मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, जिस कारण उसने मुझे वार्निंग दी थी। कहीं तान्या को किडनैप करने में कनिष्क का तो हाथ नहीं है ना? उसकी बातों को सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने कनिष्क को पिछली रात बीच पर देखा था जब हम सभी सी फूड एंजॉय करने में लगे हुए थे। वह तान्या का पीछा कर रहा था। ओनी उसकी तरफ देखती है और कहती है,
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? वेद कहता है मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। और जहाँ तक तुम कह रही हो कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और वह उससे प्यार करता है, तो मुझे नहीं लगता वह उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है। मुझे लगता है कि वह तान्या और अपने बीच की सभी दूरियों को ख़त्म कर फिर से साथ में आना चाहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, ऐसा सोच सकता है। इसलिए वह तान्या को नुकसान पहुंचा सकता है। ओनी उसकी तरफ देख करती है और फिर गुस्से से कहती है, मनहूसियत भरी बातें करना बंद करो। तान्या को कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसके फैमिली वालों को क्या कहूँगी? मुझे नहीं पता। मुझे तान्या हर हाल में सही सलामत चाहिए। कहते हुए वह रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वेद उसके पास आता है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे सही सलामत लेकर आऊँगा। प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, आंसू देखकर मुझे इरिटेशन होती है। हानि उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे कल तान्या सही सलामत में ही चाहिए। बस 10 हाँ में वेद हिला देता है सिर। फिर जैसे तैसे करके वह आनी को खाना खिलाता है और उसके सिर को सहलाते हुए उसे सिला देता है। उसके बाद वह अपनी कमरे से बाहर चला जाता है। जब वह बाहर आता है तो बाहर माँ के सब लोग खड़े हुए थे। वह उन सब की तरफ देख कर कहता है, मुझे वह लड़की सही सलामत चाहिए। उसके कारण आनी की आंखों में आंसू हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, कॉलेज में दुश्मन है मेरा मतलब कनिष्क चौधरी। उसके बारे में भी पता लगाओ। वह गोवा आया हुआ है और वह कहाँ है इसके बारे में मुझे कल सुबह तक जानना ही है। कहकर वो रिजॉर्ट से बाहर चला जाता है। बाकी सब भी अपने अपने काम में लग जाते हैं।